अभिवादन। बैंकिंग की दुनिया तो खैर लगातार बदल रही है, पर कुछ चीजें हैं जो हमेशा ही जरूरी रहती हैं। बिल्कुल। आज हम ऐसे ही तीन बहुत जरूरी पहलुओं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जो हमारे स्रोतों में सामने आए हैं। एक तो है केवाईसी, मतलब अपने ग्राहक को जानना। फिर एटीएम की जो अलग अलग सेवाएं हैं, और एनआरआई यानी जो भारतीय बाहर रहते हैं उनके लिए कौन से खाते उपलब्ध है। सही। ये जानकारी देखिए न सिर्फ बैंकिंग एग्जाम्स के लिए बल्कि मुझे लगता है हमारी रोजमर्रा की बैंकिंग समझ के लिए भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इन विषयों को समझना आज के समय में बहुत बहुत जरूरी है। हम देखेंगे कि बैंकों के लिए ये केवाईसी आखिर इतना जरूरी क्यों है। ये सिर्फ कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि पूरे बैंकिंग सिस्टम की सुरक्षा की कह सकते हैं नींव है। अच्छा। फिर हम बात करेंगे कि कैसे वो जो कैश निकालने वाली मशीन होती थी ना, एटीएम, हाँ। वो अब एक तरह का मल्टी फंक्शनल सर्विस पॉइंट बन गया है। हाँ, काफी कुछ होता है अब तो। हाँ, और आखिर में हम एनआरआई लोगों के लिए जो खास बैंकिंग सुविधाएं हैं, जैसे एनआरई, एनआरओ खाते, उनको समझेंगे। ये भारत को ग्लोबल इकोनॉमी से जोड़ने में भी मदद करते हैं। तो चलिए इन स्रोतों से जो भी जानकारी मिली है उसे थोड़ा और खोल कर समझते हैं। शुरुआत करते हैं केवाईसी से, जिसके बिना आजकल बैंक खाता खोलना तो लगभग नामुमकिन सा है। हाँ, आखिर ये केवाईसी प्रक्रिया इतनी जरूरी क्यों बना दी गई है? देखिए, केवाईसी यानी नो योर कस्टमर, ये असल में एक ग्राहक को पहचानने की प्रक्रिया है। इसका सबसे जरूरी मकसद ये है कि बैंकिंग सिस्टम को गलत कामों के लिए इस्तेमाल होने से रोका जाए। गलत काम मतलब जैसे मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, मतलब अवैध पैसे को लीगल बनाना, या फिर किसी तरह की धोखाधड़ी, इन सब से बचाना। ओके। और ये भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के कड़े नियमों के तहत है। मतलब ये कोई बैंक का अपना नियम नहीं, या आरबीआई का मैंडेट है। हाँ हाँ। ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए रूल्स 2005 इन पर आधारित है। अच्छा। सीधे शब्दों में कहें तो बैंक बस ये पक्का करना चाहता है कि वो जिसे सर्विस दे रहा है वो सच में वही व्यक्ति है, कोई और नहीं। यानी ये एक तरह से बैंकिंग सिस्टम के लिए एक सुरक्षा कवच जैसा है। बिल्कुल बिल्कुल, एक जरूरी सुरक्षा कवच। तो इस पहचान की प्रक्रिया में बैंक ग्राहक से क्या-क्या वेरीफाई करवाते हैं? इसमें मुख्य रूप से दो चीजें वेरीफाई होती हैं। एक तो ग्राहक का कानूनी नाम, ठीक है। और दूसरा उसका सही स्थायी पता, मतलब एड्रेस प्रूफ। इसके लिए किस तरह के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? क्या सिर्फ आधार या पैन कार्ड से काम चल जाता है? देखिए, आधार और पैन कार्ड तो बहुत जरूरी हैं। उन्हें आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज या ओवीडीज कहते हैं। ओवीडीज, अच्छा। हाँ, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स। लेकिन लिस्ट में और भी चीजें, जैसे पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी कार्ड, नरेगा का जॉब कार्ड भी चलता है, या फिर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का कोई लेटर जिसमें नाम और पता दोनों हो। अच्छा, तो कई सारे विकल्प हैं। हाँ, इनमें से कोई एक या कभी कभी कुछ डॉक्यूमेंट्स का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होता है पहचान और पते को कंफर्म करने के लिए। ठीक है, तो खाता खोलते समय ये जरूरी हो गया, लेकिन क्या ये बस एक ही बार करना होता है या इसे दोहराना भी पड़ता है? नहीं, ये सिर्फ एक बार की बात नहीं है। केवाईसी को टाइम टू टाइम अपडेट कराना भी उतना ही जरूरी है। अपडेट कराना, वो क्यों? हाँ, आरबीआई ने क्या किया है, ग्राहकों को उनके लेन देन और प्रोफाइल के हिसाब से रिस्क कैटेगरी में बांटा है। रिस्क कैटेगरी, इसका क्या मतलब हुआ? और ये अपडेट कब कब होता है फिर? हाँ, मतलब बैंक देखता है कि ग्राहक के ट्रांजैक्शन कैसे हैं, उसका प्रोफेशन क्या है वगैरह। उस आधार पर उन्हें कम, मीडियम या हाई रिस्क कैटेगरी में रखते हैं। अच्छा। तो जो कम जोखिम वाले ग्राहक हैं उन्हें हर 10 साल में केवाईसी अपडेट कराना होता है। 10 साल, ठीक है। जो मीडियम रिस्क वाले हैं उन्हें हर 8 साल में। 8 साल। और जो हाई रिस्क वाले ग्राहक हैं उन्हें हर 2 साल में अपने डॉक्यूमेंट्स फिर से जमा करने होते हैं। हर 2 साल में? हाँ, इससे बैंकिंग सिस्टम के पास लेटेस्ट जानकारी रहती है। ये तो दिलचस्प है कि रिस्क के हिसाब से नियम बदल जाते हैं। अच्छा, मान लीजिए किसी के पास फौरन कोई ओवीडी नहीं है, तब क्या? उसके लिए भी एक व्यवस्था है। अगर कोई व्यक्ति ये जरूरी ओवीडीज नहीं दे पाता है तो वो बैंक में एक छोटा खाता या स्मॉल अकाउंट खोल सकता है। स्मॉल अकाउंट? हाँ। इन खातों में जमा और निकासी की कुछ सीमाएं होती हैं, मतलब लिमिट्स होती हैं, लेकिन ये फाइनेंशियल इंक्लूजन में, मतलब लोगों को बैंकिंग से जोड़ने में मदद करते हैं। समझ गई। तो केवाईसी सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो बैंकों और ग्राहकों दोनों को सुरक्षित रखती है और सिस्टम में पारदर्शिता लाती है। बिल्कुल सही। ये तो हुई सुरक्षा की बात। अब आते हैं बैंकिंग की सुविधा पर, जिसका हम लगभग रोज ही इस्तेमाल करते हैं, एटीएम। हाँ, एटीएम तो जिंदगी का हिस्सा बन गए। बिल्कुल, हम सब जानते हैं कि इनसे पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन ये मशीनें अब सिर्फ पैसे निकालने से कहीं ज्यादा काम करती है ना? बिल्कुल सही कहा। एटीएम यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन,
हाँ। इसने तो बैंकिंग को बैंक की ब्रांच की चारदीवारी से बाहर निकाल दिया है, आम आदमी तक पहुंचा दिया है। सही। कैश निकालने के अलावा आज आप एटीएम से कितने सारे काम कर सकते हैं, जैसे अपने खाते का मिनी स्टेटमेंट देख लिया। हाँ, वो तो बहुत काम आता है ना? हाँ। फंड ट्रांसफर कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे में, कई तरह के बिल भर सकते हैं। अच्छा, बिल पेमेंट भी? हाँ, बिजली, पानी, फोन के बिल, मोबाइल फोन रिचार्ज कर सकते हैं। कुछ बैंक्स तो चेकबुक रिक्वेस्ट जैसी सेवाएं भी एटीएम पर देने लगे हैं। अरे वाह, ये तो वाकई काफी सुविधाजनक हो गया है। मैंने ये भी सुना है कि एटीएम्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, मतलब उनके लोकेशन और कौन उन्हें चला रहा है इस आधार पर। हाँ बिल्कुल, एटीएम्स को मुख्य रूप से उनके लोकेशन और ओनरशिप के आधार पर बांटा जाता है। जैसे? एक तो होते हैं ऑन साइट एटीएम, ये बैंक की ब्रांच के अंदर ही होते हैं। ठीक है। दूसरे होते हैं ऑफ साइट एटीएम, ये ब्रांच से दूर होते हैं, जैसे मार्केट में, मॉल में, रेलवे स्टेशन पर, जहां लोगों को सुविधा हो। हाँ, ये तो देखे हैं। इनके अलावा दो खास तरह के एटीएम्स हैं जो अक्सर एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, व्हाइट लेबल एटीएम और ब्राउन लेबल एटीएम। व्हाइट लेबल और ब्राउन लेबल, इनमें क्या फर्क है? ये नाम तो मैंने सुने हैं। हाँ, ये जरूरी है। देखिए, व्हाइट लेबल एटीएम WLA वो होते हैं जिन्हें कोई नॉन बैंकिंग कंपनी जैसे कोई NBC लगाती है और चलाती है। RBI से इन्हें परमिशन लेनी पड़ती है। अच्छा, मतलब बैंक नहीं लगाता है इन्हें? नहीं। और इनकी खास बात यह है कि इन पर किसी बैंक का लोगो नहीं होता। वो जो कंपनी लगा रही है उसका अपना ब्रांड नाम होता है। जैसे? कोई उदाहरण? जैसे टाटा का इंडी कैश, वो भारत का पहला WLA था। अच्छा, इंडी कैश, हाँ देखा है। हाँ, अब आते हैं ब्राउन लेबल एटीएम पर। इसमें क्या होता है कि मशीन का हार्डवेयर, मतलब जो एटीएम मशीन है, और उसका रखरखाव वो कोई सर्विस प्रोवाइडर कंपनी देखती है। लेकिन उसमें कैश मैनेजमेंट, मतलब पैसा डालना, और नेटवर्क कनेक्टिविटी वो एक स्पॉन्सर्ड बैंक देखता है। स्पॉन्सर्ड बैंक? हाँ, और एटीएम पर लोगो भी उसी स्पॉन्सर्ड बैंक का होता है। तो यहां क्या हुआ, मशीन किसी और की, लेकिन पैसा और नाम बैंक का। अच्छा, ये थोड़ा मिला जुला मॉडल है। व्हाइट लेबल में सब कुछ नॉन बैंक का, ब्राउन लेबल में मशीन बाहर वाले की, बाकी बैंक का। बिल्कुल सही समझा आपने। ये वर्गीकरण जानना तो जरूरी है। क्या इनके अलावा भी कोई खास तरह के एटीएम होते हैं? मैंने कुछ रंगों वाले नाम सुने थे, ग्रीन, पिंक। हाँ, कुछ खास मकसदों के लिए अलग अलग लेबल वाले एटीएम भी हैं, हालांकि ये उतने कॉमन नहीं है। बताइए जरा। जैसे ग्रीन लेबल एटीएम खास तौर पर खेती किसानी वाले लेन देन के लिए होते हैं। अच्छा। ऑरेंज लेबल एटीएम शेयर मार्केट के लेन देन के लिए। येलो लेबल एटीएम ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शंस के लिए। ई-कॉमर्स मतलब ऑनलाइन शॉपिंग? हाँ, कुछ उस तरह के कामों के लिए। फिर पिंक लेबल एटीएम होते हैं जो खास तौर पर महिलाओं की सुविधा के लिए होते हैं। वहां गार्ड भी तैनात रहते हैं ताकि उन्हें लंबी लाइनों में ना लगना पड़े। ये अच्छी पहल है। हाँ, और एक होते हैं बायोमेट्रिक एटीएम, ये फिंगरप्रिंट या आई स्कैनर जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं पहचान के लिए। ओह, तो मतलब पिन की जरूरत नहीं? हाँ, ज्यादा सुरक्षित तरीका ये। तो ये दिखाता है कि एटीएम टेक्नोलॉजी कैसे अलग अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ी है। वाकई एटीएम की दुनिया तो काफी विविध है। अच्छा, एक प्रैक्टिकल सवाल जो कई लोगों के साथ होता है, अगर एटीएम ट्रांजैक्शन में कोई गड़बड़ हो जाए, मान लीजिए पैसे निकले नहीं पर खाते से कट गए, हाँ, तब ग्राहक क्या करे? हाँ, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ऐसी सिचुएशन में ग्राहक को फौरन बिना देर किए अपने बैंक में शिकायत करनी चाहिए। ठीक है। RBI का नियम है कि बैंकों को ऐसी शिकायत मिलने के 7 वर्किंग डेज के अंदर उसका समाधान करना होगा। 7 दिन के अंदर? हाँ, 7 कार्य दिवसों में। और अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो 7 दिन बीतने के बाद जितनी देर होगी उसके लिए उन्हें ग्राहक को हर दिन 100 रुपए का मुआवजा देना पड़ सकता है। 100 रुपए रोज का? जी हाँ, लेकिन इसकी एक शर्त है कि ग्राहक ने ट्रांजैक्शन के 30 दिनों के अंदर शिकायत दर्ज करा दी हो। ये जरूरी है कि शिकायत टाइम पर हो? बिल्कुल। और अगर बैंक के जवाब से संतुष्टि ना मिले तो? अगर ग्राहक बैंक के समाधान से खुश नहीं है तो वो बैंकिंग लोकपाल यानी बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास जा सकता है। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो ग्राहकों की बैंकिंग से जुड़ी शिकायतों को देखती है। अच्छा, बैंकिंग लोकपाल, ये जानकारी तो बहुत ही काम की है। हाँ, ये जानना जरूरी है। तो हमने देखा कि KYC कैसे सुरक्षा पक्की करता है और एटीएम कैसे सुविधा बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं उन भारतीयों की जो दुनिया भर में फैले हुए हैं, NRI। भारत उनके लिए बैंकिंग की क्या खास व्यवस्थाएं देता है? स्रोतों में कई तरह के खातों का जिक्र था। हाँ, NRI यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन,
ये वो भारतीय नागरिक हैं जो भारत से बाहर रहते हैं लेकिन उनके पास भारतीय पासपोर्ट होता है। भारत में उनकी जो इनकम है, सेविंग्स हैं या इन्वेस्टमेंट है, उनको मैनेज करने के लिए उनके पास कई खास तरह के बैंक खाते खोलने का ऑप्शन होता है। इनमें मुख्य रूप से 3 खाते सबसे ज्यादा चलते हैं और जरूरी हैं: एनआरओ, एनआरई और एफसीएनआरबी। एनआरओ, एनआरई, एफसीएनआरबी, ये नाम सुनने में थोड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं। इनमें क्या मुख्य अंतर है और ये कब काम आते हैं? हाँ, थोड़ा ध्यान से समझना होगा। चलिए एक एक करके देखते हैं। ठीक है। पहला है एनआरओ, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी खाता। ये भारतीय रुपए में INR में होता है। रुपए में, ओके। भारत में कमाई है, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई प्रॉपर्टी है, उसका किराया आया, या कोई इन्वेस्टमेंट है, उसका डिविडेंड मिला। अच्छा, भारत वाली कमाई। हाँ, और साथ ही वो विदेश से जो पैसा भेजता है वो भी इसमें जमा कर सकता है। दोनों तरह की? हाँ, दोनों। इसे वो किसी भारत में रहने वाले रिश्तेदार के साथ जॉइंटली भी खोल सकता है। जॉइंट अकाउंट भी मुमकिन है? जी, लेकिन इसमें एक जरूरी बात यह है कि इस खाते में जो ब्याज मिलता है उस पर भारत में टैक्स लगता है। ओहो, टैक्स लगता है एनआरओ पर, ये ध्यान रखना होगा। बिल्कुल, और इससे विदेश पैसा वापस भेजने की एक लिमिट है, एक फाइनेंशियल ईयर में $1 मिलियन तक। $1 मिलियन की लिमिट? हाँ, और एक और बात, जब कोई भारतीय नागरिक NRI बनता है तो उसका जो पहले से चल रहा सेविंग या करंट अकाउंट होता है वो ऑटोमेटिकली NRO खाते में बदल जाता है। अच्छा, ये ऑटोमेटिक होता है? हाँ, अब आते हैं NRE, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल खाते पर। ये भी भारतीय रुपए में ही होता है जो विदेश से कमाकर भारत भेजा गया है। अच्छा, सिर्फ बाहर की कमाई? हाँ, भारत में कमाई हुई इनकम इसमें नहीं डाल सकते। ओके। इसे किसी दूसरे NRI के साथ जॉइंटली खोल सकते हैं, लेकिन भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति के साथ नहीं। ठीक है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इस पर जो ब्याज मिलता है वो भारत में पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। टैक्स फ्री, ये तो बड़ा फायदा है। बहुत बड़ा फायदा है। और दूसरा बड़ा फायदा, इसमें जमा पैसा मतलब मूलधन और ब्याज, पूरी की पूरी रकम बिना किसी लिमिट के आसानी से वापस विदेश भेजी जा सकती है। फुली रिपैट्रिएबल कहते हैं इसे। पूरी रकम वापस भेज सकते हैं, कोई लिमिट नहीं। कोई लिमिट नहीं, लेकिन इसमें एक शर्त है कि कम से कम 1 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट यानी टर्म डिपॉजिट रखनी पड़ती है। 1 साल की FD जरूरी है। हाँ। अब तीसरा है FCNRB खाता। FCNRB, ये तो नाम और भी मुश्किल लग रहा है। हाँ, पर इसका कॉन्सेप्ट सिंपल है। ये खाता भारतीय रुपए में नहीं होता, ये विदेशी मुद्रा में खोला और मेंटेन किया जाता है। विदेशी मुद्रा में? जैसे डॉलर या पाउंड में। हाँ, जैसे US डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, यूरो, येन वगैरह। RBI ने कुछ करेंसीज अप्रूव की हुई हैं। अच्छा। और ये सिर्फ फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD के रूप में ही होते हैं, सेविंग या करंट अकाउंट नहीं। सिर्फ FD? सिर्फ FD। कितने समय के लिए? कम से कम 1 साल और ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक के लिए। ठीक है, और इसके फायदे? NRE की तरह ही इस पर मिलने वाला ब्याज भी भारत में टैक्स फ्री है। टैक्स फ्री यहाँ भी? हाँ, और मूलधन और ब्याज दोनों पूरी तरह से विदेश वापस भेजे जा सकते हैं, यानी ये भी फुली रिपैट्रिएबल है। ओके। इसका एक और बड़ा फायदा ये है कि क्योंकि ये खाता विदेशी मुद्रा में ही है तो रुपए के मुकाबले जो एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे होता है उसका रिस्क नहीं रहता। हाँ, ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। डॉलर में जमा किया तो डॉलर में ही वापस मिलेगा। बिल्कुल। तो मोटे तौर पर समझें तो NRO भारत और विदेश दोनों की कमाई के लिए है, ब्याज टैक्सेबल है और पैसा वापस भेजने पर लिमिट है। सही। NRE सिर्फ विदेशी कमाई के लिए है, ब्याज टैक्स फ्री है और पैसा बिना लिमिट वापस भेज सकते हैं। और FCNRB विदेशी करेंसी में FD के लिए है, ब्याज टैक्स फ्री, पैसा वापस भेजने पर लिमिट नहीं और एक्सचेंज रेट का रिस्क भी नहीं। एकदम सही समझा आपने। ये तीनों का कोर डिफरेंस है। ये समझना तो बहुत ही जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके परिवार वाले बाहर हैं या जो खुद NRI हैं। अच्छा, एक और खाते का जिक्र था, SNRR। वो क्या चीज है? हाँ, SNRR स्पेशल नॉन रेजिडेंट रूपी खाता। ये थोड़ा अलग है। इसे भारत से बाहर रहने वाला कोई भी व्यक्ति खोल सकता है, चाहे वो NRI हो या विदेशी नागरिक। कोई भी? हाँ, शर्त यह है कि उसका भारत में कोई जायज व्यापारिक हित मतलब बोनाफाइड बिजनेस इंटरेस्ट होना चाहिए। अच्छा, बिजनेस के लिए? हाँ, ये रुपए में ही होता है और इसका इस्तेमाल भारत में जो उसके बिजनेस से जुड़े जायज लेन देन हैं उनके लिए किया जाता है। समझ गया, ये स्पेसिफिक बिजनेस नीड्स के लिए है। जी। इन खातों के अलावा कुछ और शब्द भी बार बार आते हैं, जैसे DTA और डीमैट अकाउंट। इनका NRI बैंकिंग से क्या कनेक्शन है? हाँ, ये दोनों भी NRIs के लिए काफी काम के हैं। बताइए। पहला है DTAA,
डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ये दो देशों के बीच एक समझौता होता है। दो देशों के बीच? हाँ, इसका मकसद यह है कि किसी व्यक्ति की एक ही इनकम पर दो अलग-अलग देशों में टैक्स ना लग जाए। ओ, डबल टैक्स ना लगे। हाँ, एनआरआईज के लिए ये बहुत जरूरी है। इसके तहत या तो उन्हें एक देश में टैक्स में छूट मिल जाती है या फिर एक देश में जो टैक्स दिया है उसका क्रेडिट दूसरे देश में मिल जाता है। अच्छा, इसका फायदा कैसे उठाते हैं एनआरआई? इसके लिए एनआरआई को हर साल जिस देश में वो रह रहा है वहां से एक टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट टीआरसी लेना होता है और उसे भारत में जमा करना होता है। टीआरसी जमा करना पड़ता है हर साल? हाँ। दूसरा आपने पूछा डीमैट अकाउंट के बारे में। हाँ, डीमैट अकाउंट। हाँ, ये तो शेयर और दूसरी सिक्योरिटीज को कागज के बजाय इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने का खाता है। हाँ, ये तो पता है। तो एनआरआईज भी भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने के लिए डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। ये अकाउंट उनके एनआरई या एनआरओ खाते से जुड़ा होता है। अच्छा, लिंक होता है। हाँ, इससे उनके लिए भारत में इन्वेस्टमेंट करना काफी आसान और सुरक्षित हो जाता है। और एक हालिया अपडेट है कि सेबी ने छोटे निवेशकों के लिए जो बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट बीएसडी होता है, हाँ, उसमें निवेश की सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख कर दी है। ये 1 सितंबर 2024 से लागू हुआ है, तो ये भी एक अहम जानकारी है। 10 लाख तक? ये तो काफी बड़ा बदलाव है छोटे निवेशकों के लिए। हाँ, काफी सिग्निफिकेंट है। अच्छा, ये नॉस्ट्रो वोस्ट्रो खाते क्या हैं जिनका जिक्र था संक्षेप में? ये क्या आम लोगों के लिए होते हैं? नहीं, ये आम ग्राहकों के लिए नहीं होते। ये असल में बैंकों के बीच के खाते हैं जो इंटरनेशनल लेन देन के लिए इस्तेमाल होते हैं। बैंकों के बीच? हाँ, नॉस्ट्रो खाता का मतलब होता है हमारा खाता आपके पास। मतलब जब कोई भारतीय बैंक किसी विदेशी बैंक में फॉरेन करेंसी में अकाउंट रखता है। ओके, हमारा खाता बाहर। और वोस्ट्रो खाता इसका उल्टा है, आपका खाता हमारे पास, जब कोई विदेशी बैंक किसी भारतीय बैंक में रुपए में अकाउंट रखता है। अच्छा, बाहर वाले का खाता हमारे यहाँ। जी, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पेमेंट सेटलमेंट वगैरह में काम आते हैं। समझ गया, ये इंटरबैंक चीजें हैं। बिल्कुल। बहुत खूब। तो आज हमने बैंकिंग के 3 बहुत ही अहम स्तंभों को समझा। केवाईसी कैसे बैंकिंग की दुनिया को सेफ रखता है, हाँ, एटीएम कैसे उसे आसान और सुविधाजनक बनाते हैं, बिल्कुल, फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। केवाईसी नियमों का पालन करके हम सब एक सुरक्षित बैंकिंग माहौल में योगदान देते हैं। सही बात है। एटीएम की जो ढेरों सेवाएं हैं उनका सही इस्तेमाल करके हम अपना कीमती समय और थोड़ा पैसा भी बचा सकते हैं। हाँ, ब्रांच जाने से बच जाते हैं कई बार। हाँ, और एनआरई, एनआरओ, एफसी, एनआरबी जैसे खातों की सही जानकारी रखकर एनआरआईज अपनी मेहनत की कमाई को ज्यादा अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और भारत की ग्रोथ में भी निवेश के जरिए हिस्सा ले सकते हैं। ये सारी जानकारी, जैसा आपने शुरू में कहा, न सिर्फ एग्जाम्स के लिए बल्कि एक जागरूक और स्मार्ट ग्राहक बनने के लिए भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, खासकर बायोमेट्रिक्स, डिजिटल आईडी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको क्या लगता है भविष्य में ये केवाईसी की प्रक्रिया कैसी दिखेगी? ये सोचने वाली बात है। क्या पहचान का वेरिफिकेशन इतना आसान हो जाएगा कि हमें पता भी नहीं चलेगा? और इसके हमारे बैंकिंग की सुरक्षा पर क्या असर पड़ेंगे? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है। टेक्नोलॉजी के साथ चीजें कैसे बदलेंगी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जानकारीपूर्ण चर्चा के साथ। नमस्कार। नमस्कार।